बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, से ज़िंदगी प्रोग्राम जो है वो सच हेल्थ कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों पे बात करते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स पे, उनके मैनेजमेंट पे, उनसे बचाव के सिलसिले में बात की जाती है और मुस्तनद मुआलिज जो हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम प्रोग्राम में बुलाते हैं ताकि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, प्रिवेंशन से रिलेटेड तमाम पाकिस्तान में हर एक कोने तक उनकी आवाज़ पहुंच सके और उनका मैसेज जो ऑथेंटिक एक मैसेज है वो पहुंचाया जा सके। हम लोग लगातार पिछले कुछ प्रोग्रामों से बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, उसके फैलाव, उससे बचाव और उसकी मैनेजमेंट और इन चीज़ों पे बात की जा रही है। और जैसे कि आप लोगों को भी इल्म होगा कि केसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र हमने कहा कि आज फिर हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इसकी डिफरेंट जो पहलू हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर बात की जाएगी। साथ से ये बताता चलूँ कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिस पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं। हम लोग आप लोगों के सवालात को पूछते हैं और आप लोग प्रोग्राम देखकर अपने सवालात का जो जवाब हैं जो डॉक्टर हजरात देंगे वो सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अगर प्रोग्राम्स की शेड्यूल देखना हो कि किस डॉक्टर का प्रोग्राम किस दिन टेलीकास्ट होना है, तो हमारी जो सेहत ज़िंदगी के नाम से फेसबुक का पेज है, वहाँ जाके आप हमारी जो है वो वीकली शेड्यूल वहाँ पर चेक कर सकते हैं। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो तशरीफ़ लाएं और ये अहम मौजू जो कोरोना वायरस से मुतल्लिक है, इस पर डिस्कशन की जाए और इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उस पर भी बात की जाए। और साथ साथ ये भी एक छोटा सा मसला जो सामने आता जा रहा है वो ये है कि जैसे जैसे मौसम बहार आ रहा है, इस्लामाबाद और कुछ ख़ास इलाके जहाँ पर पोलन एलर्जी का मसला भी देखने में मिलता है और फिर उसके साथ साथ एक सीजनल फ्लू है या सांस की कोई बीमारी है, तो ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, इस पर भी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है और कुछ आप लोगों के सवालात भी व्हाट्सएप पे हमारे पास आए हुए हैं, पहले वो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कोरोना वायरस का जो टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आजकल आप लोगों पर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा क्योंकि इस्लामाबाद के 3 बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें से एक में आप अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद जो है हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है, इन्होंने कहा कि जी मैं खाता पीता बहुत अच्छा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी जनाब मैं वीक हूँ और पतला हूँ, क्या वजह है? ये इन्होंने सवाल भेजा। इनकी एज कितनी इन्होंने मेंशन? डॉक्टर साहब, एज तो इन्होंने नहीं भेजी, इवन नाम भी इन्होंने नहीं भेजा। 31200039 से मैसेज आया। ठीक है, अगर ये एडल्ट हैं यानी बड़े हैं तो फिर तो उसमें देखना पड़ेगा कि वजूहात क्या हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर खुराक खाने के बावजूद फैट नहीं आता या जो उनसे हेल्दी नहीं लुक आती। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें गिलहड़ की बीमारी होती है जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अच्छा, जिसमें खाना खाते भी हैं, अच्छी डाइट भी होती है लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा होता। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक। सेकंड कंडीशन होती है जिसमें अच्छी खुराक भी ली जाती है लेकिन लोगों को मोशन, पेट का दर्द और इस तरह के मसले रहते हैं, जीआईटी के मसले होते हैं। सही है। उसे हम सीलिक डिजीज़ कहते हैं। उसमें भी वज़न नहीं बढ़ता खाने के बावजूद। सही। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर इनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो फिर हम रूल आउट करना चाहेंगे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। इसमें कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसमें टीबी भी एक कंसीडर, वो तो यंग एज में भी हो सकती है। और दूसरी बीमारी मेलिग्नेंसी होती है, बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे कैंसर या इस तरह की बीमारी चल रही होती है जिसमें खुराक के बावजूद वज़न गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें ज़रूरी है कि इनकी डिटेल हिस्ट्री ली जाए, इनका मुआयना हो, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि इनमें क्या मसला है। डायग्नोज पहले डायग्नोज ज़रूरी है। बाज़ लोगों में अगर ये यंग एज में हैं या छोटी है उम्र इनकी, तो उस बाज़ लोगों की हेल्थ स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिसमें खाने के बावजूद भी उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं लगती। लुक से जो उनसे वो पतले पतले ही लगते हैं, थ्रू आउट ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन तो वेट वगैरह ठीक होता है? जी, वेट ठीक होता है। ठीक है। मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है कि फैमिली ही में रोग ऐसे हैं जो कि तो फिर वो स्ट्रक्चर ऐसे ही चल रहा होता है, तो वहाँ पे घबराने की बात नहीं होती। यानी अगर इनके पेरेंट्स वगैरह भी इसी तरह हैं तो फिर तो नॉर्मल है जी। नॉर्मल है। सही। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल हमारे पास आया कि जी सारी स्किन पे दाने निकलते रहते हैं और इसको कैसे ख़त्म किया जाए? अफजल साहब हैं गुजरांवाला से, इन्होंने मैसेज भेजा। इनकी एज? ये भी एज इन्होंने भी नहीं जिक्र किया। अब ये दाने जो उनसे एक्नी होती है, अगर यंग एज के पर्सन है तो एक्नी हम देखते हैं, और दूसरी एक सिस्टिक एक्नी होती है जिसके साथ निशान भी पड़ जाते हैं। अच्छा। तो बेहतर तो है कि जल्द के डॉक्टर को दिखाएं और एक पूरा मुआयना करें, उसके मुताबिक इलाज
शुरू किया जाए। सही, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। दूसरा सवाल हमारे पास आया कहा है कि जी बच्चों को, ये थोड़ा सा जो है वो सोशल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, बच्चों को मोबाइल गेम्स खेलने के लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और कितनी देर तक देना चाहिए? अच्छा, आइडली तो अब डिपेंड करता है बच्चों की एज कितनी है। ठीक है। अब ग्रोइंग एज जैसे होती है, 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, तो कोशिश करनी है ऐसे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही थी, आइज़ की जो आई साइट होती है डेवलप हो रही होती है। ऐसे बच्चों में जो उनसे ना मेंटली और आइज़ के इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। सम बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाती हैं, या बाज़ बच्चे जो उनसे मुसलसल गेम्स खेलते रहते हैं तो इतने जो उनसे होते हैं कि हेडेक, कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटों बच्चों में हेडेक की कंप्लेंट्स हो, लेकिन बच्चों में हेडेक शुरू हो जाता है और आई साइट वीक होना शुरू होती है। तो बेहतर होता है कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए और उन्हें किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि बच्चा तो बेसिकली कंसंट्रेशन मांग रहा होता है, उसे जिस साइड पर लगा देंगे वो उसी साइड पर चला जाएगा। क्योंकि अब होता है ये कि पेरेंट्स उनसे होते अपनी ईज़ के लिए, आसानी के लिए वो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से जो उनसे, वो आजकल जैसे छुट्टियां हुई हैं, वेकेशंस है, तो बच्चे जो उनसे ना, उनके पास तो और कोई एक्टिविटी नहीं है बाहर, तो वो मोबाइल पर ही है। तो कोशिश की जाए इनको कहीं ना कहीं खेल में या कुछ ड्राइंग में या और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इनकी जो उनसे मोबाइल से कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो। अदरवाइज़ ये एक बहुत फ्यूचर के लिए इनकी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि बच्चों में आई साइड वीक होती है तो ग्लासेस पे चले जाते हैं और फ्यूचर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक होगी डॉक्टर साहब। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि जी बाल गिरते हैं मेरे, क्या करूं इस सिलसिले में? अहमद रज़ा साहब। अच्छा, फिर वही फैक्टर आ जाते हैं एज में, इसमें कितनी एज है ना, इन्होंने भी तो यंग एज है तो फिर वो देखना चाहिए फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर जेनेटिक एक फैक्टर आता है जिसमें लोगों के अर्ली एज में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे जो उनसे यंग लोगों में अगर हेयर फॉल का इशू भी है तो उसको डैंड्रफ को रूल आउट करना चाहिए, अंडरलाइन ना चल रहा हो। अच्छा। या कोई इसके साथ कोई अंडरलाइन डिजीज़ ना चल रही हो, ठीक है, जिसकी वजह से हेयर फॉल एग्रीवेट हो जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर एक दफ़ा हेयर स्पेशलिस्ट या फिर जो उनसे डर्माटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके रूल आउट करना चाहिए क्या रीज़न है। एक PRP की ट्रीटमेंट होती है जिसके बड़ी अच्छे ही बालों के हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। एक वो टेक्निक जो उनसे यूज़ की जा सकती है, लेकिन ज़रूरी है पहले एक डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें ताकि वो रूल आउट कर ले कि वजह क्या है इसकी, उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सवालात हमारे पास थे जो हमारे नाजरीन ने हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे जो क्वेश्चन भेजते हैं, और मैं एक बार फिर बताते चलूँ कि नाजरीन हमें आप लोग टाइप शुदा अपने सवाल भेजा करें, वॉइस मैसेज या कॉल ना किया करें, क्योंकि हम जो है वॉइस मैसेज को भी प्ले नहीं कर सकते यहाँ पर और कॉल भी आपकी अटेंड नहीं कर सकते। अपना नाम और साथ साथ अपनी एज ज़रूर बताया करें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हर इशू में कहा कि एज का पता होना जो है वो ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हम लोग चलते हैं अपनी मौजू की तरफ, कोरोना वायरस की तरफ। डॉक्टर साहब पहले तो बताएं जनरली जो है क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इस टाइम पे, हमें क्या करना चाहिए? अब टाइम है पैनिक होने का, परेशान होने का, या अभी भी जो है मसलन हम जैसे आप देख रहे हैं लोग जो है वो पार्कों में भी जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी जा रहे हैं। कल परसों एयरपोर्ट जाना हुआ तो वहाँ पर मैंने देखा इतना हुजूम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और किसी को कोई एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ था सर। ऐसे ही तो ठीक जा रहे हैं हम, सही है या नहीं? एक्चुअली अभी अवेयरनेस लोगों में पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं वो कंटीजियस होती हैं, वो एक से दूसरे में तेज़ी से स्प्रेड करती हैं। और जबकि कोरोना वायरस का इशू ये है कि इसमें पता ही नहीं चलता, जो इंसान हेल्दी होता है, जो कैरियर स्टेट में होता है, मतलब किसी बंदे को आज वायरस लगा है या कंटेक्ट हुआ है किसी दूसरे से, वो हेल्दी रहेगा 2 वीक्स तक। अच्छा। लेकिन वो कैरियर स्टेट में दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करता रहेगा। अच्छा। यानी वो खांसता है, बोलता है, तो उसके मुंह से जो भी सलाइवा निकलता है वो वायरल कंटेनिंग होता है। अच्छा। तो वायरस वो गिरता है हवा में, थोड़ी देर तक रहता है, 1 मीटर तक, उसके बाद वो ज़मीन पे कहीं पे भी मेटल स्पेस पे या किसी जगह पे भी जाके गिरता है तो वो सर्वाइव करता है। अच्छा। ये वायरस जो उनसे है फैब्रिक्स पे, कपड़ों पे 8 से 10 घंटे तक है, और मेटल में 12 घंटे तक भी जा सकता है इसकी। अच्छा। जो उनसे लाइफ है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये हीट सेंसिटिव है, जैसे ही टेम्परेचर 26 to 27 सेंटीग्रेड तक जाता है तो इसकी जो उनसे डेथ हो जाती है। अच्छा। और दूसरा जो उनसे हाथों पे 15 to 20 मिनट्स तक अप्रॉक्सीमेटली सर्वाइव करता है। अच्छा। अगर आप हैंड्स वॉश कर लेते हैं और रिपीटेडली वॉश करते हैं तो इसके सर्वाइवल के जो उनसे चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली इसकी एंट्री पॉइंट्स जो उनसे 2 जगह है, एक आइस ओपन है, आइस कंजक्टिवा है, वहाँ पे मेम्ब्रेन्स होती है, और सेकंड जो उनसी है इसकी नेजल कैविटी। क्योंकि बेसिकली इसको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे इसको ठंडक मिले।
तो ये जो उनसे दो चीज़ें, नेज़ल एरिया जो उनसे होता है वो भी ठंडक होती है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे जो उनसे कम, तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है, क्योंकि हम हाथ टच करते हैं नाक को, आँखों को, अनइंटेंशनली जो उनसे आपकी हाथ टच हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि कब आप टच कर लेते हैं, तो वहाँ से जो उनसे वायरस वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि ओरल कैविटी में ऐसा होता है कि अगर ओरल से ये ईसोफेगस में यानी खुदा की नाली से मैदे में चला जाता है तो वहाँ पे तेज़ाब होता है जो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक हो गया, सही। लेकिन नेज़ल से ये जाता है पीछे गले में चला जाता है, वहाँ पे ये अटैच हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे अटैच होकर ग्रोथ इसकी आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है। अब वही है कि इन्वायरमेंट इसको कैसे मिलता है, अगर इसको ठंडा इन्वायरमेंट मिल रहा है गले के अंदर भी तो वहाँ पे ये ग्रो करता जाएगा और उसके बाद लंग्स में एंटर हो जाएगा। अच्छा। अगर जैसे बार बार जैसे एडवाइस किया जाता है कि यूज़ किया जाए, वार्म वाटर यूज़ किया जाए, आइसक्रीम और ठंडी चीज़ें ना यूज़ किए जाए, तो वो इसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। सही। तो अब चीज़ ये है कि हमें सराउंडिंग में किस तरह सर्वाइव करना और रहना किस तरह। देखिए एक ही पैंडेमिक्स तो हो गया, पैंडेमिक का मतलब है कि पूरी दुनिया में ये मुख्तलिफ ममालिक में फैल गया है। इसका मतलब है कि दिस इज़ द अलर्ट हो जाना चाहिए, दिस इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा जब वायरस एंटर हो जाता है पूरी दुनिया में फैल जाता है तो इसका मतलब है कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज अगर हमारा टेम्परेचर बेहतर भी हो जाता है, हमारे रीजन का टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, सही है, तो जो एरियाज़ हैं, जो कोल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ से लोग मूव करके जो आते हैं बाय इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए, तो कैरियर तो है उनमें, हमें पता नहीं हो कैरियर हैं कि नहीं है। अच्छा। अगर एंटर होते हैं तो ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, तो एक ये जो उनसे दैट इज़ अ डिफरेंट, अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है। लेकिन हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतर इसी तरह कर सकते हैं कि हम अपनी हाइजीनिक कंडीशन को बेहतर जाए और कंजेस्टेड एरिया से अवॉइड करें, क्योंकि कंजेशन बेसिकली ट्रांसफ़र का एरिया है। मतलब 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जो भी होगा या 6 फीट तक आप अप्रॉक्सीमेटली रख लें, तो क्योंकि इसके ड्रॉपलेट जो से वो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब गिरते हैं, हवा में रहते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, तो उस तक जो से हमने अवॉइड करना है। अब हमें पता नहीं है कि लोग कौन सी कम्युनिटी के और कहाँ से आए हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग एरिया, सपोज अगर आप देख लेते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे केयरफुल हो जाना चाहिए। ट्रैवलिंग करते हुए आप गाड़ी में, बस में मूव कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कौन कौन से लोग इसमें बैठे हैं, कहाँ से आए हुए हैं, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अवॉइड करना चाहिए। तीसरी, ऐसे मॉल्स में या कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, शॉपिंग मॉल्स में, वहाँ पे भी डिफरेंट कम्युनिटी आई होती है, तो एरियाज़ का पता नहीं है क्या है। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि हमने कंजेस्टेड एरिया से अवॉइड करना है। ट्रांसमिशन हम बेहतर करें, रोकने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर इसका एक आउटब्रेक्स बढ़ता है तो फिर वही है कि कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो सा है, एक बहुत ज़्यादा जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऐसा उसको हम हैंडल कर सकते हैं विद अवेयरनेस के साथ। ठीक है। अब कोरोना का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है। कोरोना बेसिकली एक वायरस है जैसे दूसरे वायरस होते हैं। 1960 में ये पहले सबसे पहले जो उनसे पता चला था। ठीक है। कि ये कहाँ से आया है, तो उस वक्त जो उनसे थोड़ा सा था कि ये चमगादड़ों और कैट से ट्रांसफ़र हुआ है। फिर इसकी टाइप्स थी अल्फ़ा, बीटा और गैमा और डेल्टा, 4 टाइप्स का था। ठीक। उसके बाद इसमें एक ह्यूमन कोरोना वायरस भी लेबल किया गया जो कि ह्यूमंस में आता था। बाकी जो से थे वो एनिमल से आए थे, लेकिन इनका ट्रांसफ़र जो है वो एनिमल्स टू ह्यूमन नहीं है। ठीक है। जो ह्यूमन कोरोना वायरस था वो जस्ट लाइक ए फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता था। पता खांसी हुई, फ्लू हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, अक्सर लोग उनसे विद इन वीक सेटल डाउन हो जाते थे। अच्छा। तो इसके लिए हमें कोई डायग्नोसिस करवाने की ज़रूरत होती थी, कोई टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती थी। हल्की सी हम मेडिसिन लेते थे, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती थी, वो लोग ठीक होना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर सार्स के नाम से एक वायरस आया जो कि 2002 में आया था, जिसे सार्स हम 1 कहते थे। ठीक है। अब कोरोना का नाम इसलिए था कि इसकी शेप जो सी है जस्ट लाइक ए क्रोन है इसके ऊपर। हाँ, अच्छा। स्पाइक से बने हुए हैं जिसके ऊपर जो से क्रोन लाइक फॉर्म में है। ठीक है। अब ये 2002 में इसे सार्स 1 के नाम से, ये चाइना ही में फर्स्ट टाइम आया था उस वक्त। उस वक्त ये भी हाईली कंटीजियस था, एक से दूसरे में होता था, और इसका मसला ये होता था कि अपर रेस्पिरेटरी से, मतलब फ्लू लाइक सिम्टम्स के बाद ये लंग्स को भी इन्वॉल्व कर देता था। अच्छा। नमूनिया हो जाता उसमें, शुरू ऊपर से होता था लेकिन नीचे चला जाता था। नमूनिया होता था और नमूनिया के साथ लंग्स इतना ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता था, डैमेज हो जाता था कि अक्सर लोगों को उस पर वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाता था। अच्छा। यानी आर्टिफिशियल उस पर वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। और उस वक्त भी बहुत सी डेथ्स हुई थी, लेकिन वो बड़ा ही
अच्छे हैंडल हो गया था, कंट्रोल हो गया था। ठीक है। उसका रीज़न ये था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो वो बात मैंने की है 2 वीक्स, जो कैरियर स्टेज थी जी। वो एस एच नहीं थी। जो कैरियर फेज़ है ना, उसमें सबसे बड़ा मसला है कि पर्सन हेल्दी होता है लेकिन वो जरासीम ट्रांसफ़र कर रहा है, वायरसेस को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ख़तरनाक है, ये वाला जो अब आ गया। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट वायरस एक आया था, वो 2012 में आया था, और वहाँ पे कैमल से ट्रांसफ़र होते ह्यूमंस में। उस वक्त सऊदी अरब तक ये लिमिटेड था, वहाँ पे भी बहुत सी डेथ्स हुई थी। सिम्टम्स ऐसे ही थे, फ्लू लाइक सिम्टम्स, और उसके बाद लंग्स को इन्वॉल्व किया और लोग अक्सर वेंटिलेटर पर चले जाते थे। जब इसकी माइक्रोबायोलॉजिकली इसको एसेस किया गया, माइक्रोस्कोप्स के नीचे देखा जाए, तो उसमें भी शेप क्रोन ही थे इसके। अच्छा, अब 2019 में, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ 19, और SARS-2 भी इसका नाम दिया गया अभी रिसेंटली। तो अब ये जो वायरस का एक्सपोजर है ह्यूमन बॉडी को, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये वायरस वैसे ही है जैसे पहले थे, मतलब क्रोन उसकी शेप हैं, उसके स्पाइक्स हैं, बट शेप इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी जो है ना, स्ट्रक्चर वो पहलों वाले से डिफरेंट है। तो इसलिए ह्यूमन में इसका फर्स्ट एक्सपोजर है। इससे ह्यूमन को पता ही नहीं, ह्यूमन बॉडी को पता ही नहीं है इसको हैंडल किस तरह करना है। तो इसलिए बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी, डॉक्टर कम्युनिटी के सामने भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो इसकी कोई भी ऐसे मेडिसिन भी नहीं है, और पता भी नहीं था इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, और इसके सिम्टम्स कितने एक्सटेंसिव लेवल पर आ रहे हैं। तो बहुत से मसले शुरू में होना शुरू, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब दिसंबर से लेके अभी तक मार्च तक, इतनी इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी हैं, पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च हो चुकी हैं, तो इसकी डे बाय डे अपडेट्स होती जा रही हैं कि नई से नई चीज़ें पता चलती जा रही हैं। पहले तो यही था कि इसके साथ फ्लू भी होता है, बाकी चीज़ें भी हैं, रनी नोज भी है, हेडेक भी है, और इस तरह के मसले थे। अब बट देयर इज सम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आना शुरू हो गए कि हम इसको दूसरी बीमारियों से किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब हमने देखना ये है, क्योंकि इस वक्त जो एक पैनिक सिचुएशन ये भी है, लोग थोड़ा सा भी फ्लू होता है या सर में दर्द होता है या गला खराब होता है, समझते हैं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। अब हमने इसको 3 चीज़ों में डिफरेंशिएट किया, क्योंकि इस वेदर में 3 चीज़ें बहुत कॉमन है। एक तो फ्लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं। सेकेंड नंबर पे एलर्जिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस्लामाबाद में स्पेशली पोलन ग्रेन के साथ एलर्जी के मसले आ रहे हैं। और तीसरा हम कोरोना है। कोरोना जो उनसे है वो प्रेजेंट करता है विद हाई ग्रेड फीवर के साथ। जैसे ही किसी को कोरोना के सिम्टम्स 2 हफ्ते के बाद अपीयर होंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, तो उसमें जो उनसे हेडेक होगा, बुखार तेज़ होगा, और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा। वो दर्द इतना ज़्यादा होगा कि मरीज़ कहेगा कि मैं जाके बेड पे लेटा रहो, लेथार्जिक, ठीक है, मतलब कुछ करने को दिल नहीं करेगा, टूट रहा है बदन, ठीक है, लेटने को दिल करेगा, और गला खराब। ये इनिशियल सिम्टम्स है इसके। अब क्या होगा, जैसे बीमारी थोड़ी सी बढ़ती है, अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, मतलब गले और हेडेक, मतलब हेड तक रहता है, तो ये सिम्टम्स आएंगे। अगर ये आगे नीचे तक चला जाता है, ग्रोथ इसकी हो जाती है और नीचे तक चला जाता है, ट्रांसफर टू द लंग चला जाता है, मतलब लंग्स में चला जाता है, वहाँ पे जाके ये निमोनिया कर देता है। जब निमोनिया होता है तो उसके साथ ड्राई कफ होती है, खुश्क खांसी होगी, प्रोडक्टिव कफ नहीं होगी, बलगम नहीं आएगा। तो ड्राई कफ होगी और उसके साथ सांस फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो सांस फूलना, तो ड्राई कफ, सांस फूलना, और साथ इसके आपको फीवर हो रहा है, और 3 चीज़ इसके साथ लिथार्जिक है, जिस समय बहुत दर्द है। तो 4 चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो आप सोच सकते हैं ये कोरोना वायरस हो सकता है। फिर आपने डॉक्टर की हेल्प लेनी है ताकि इसको असेस किया जाए, उस पर टेस्ट किया जाए। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना वाली नहीं है। पॉसिबिलिटी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ों में फ्लू जैसे होता है, फ्लू में जो सा होगा, इनिशियल सिम्टम्स हल्का बुखार हो सकता है, उसमें भी तेज़ बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, लेकिन उसके 2 से 3 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे हुआ, ट्रांसफ़र हुआ किसी से और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरी चीज़ जो उनसी होती है वो एलर्जिक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद के लोगों में होती है। कोई वो लोग हैं जैसे बाहर का मौसम होता है, पोलन ग्रेन के साथ इशूज़ है। उसमें होता ये है कि उसमें आँखों में इचिंग शुरू होती है, खारिश शुरू होती है आँखों में, आँखें सुर्ख होना शुरू हो जाती है, फिर नोज़ में इचिंग शुरू होती है और हल्का सा फ्लू शुरू होता है। स्नीजिंग, अर्ली मॉर्निंग स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा चीखें आएंगी, और उसके बाद कफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ बुखार नहीं होता। एलर्जिक के साथ ठीक है, बुखार नहीं होगा, जिस्म में दर्द नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का लेथार्जिक हो सकता है, स्लगिश हो सकते हैं, मतलब लो मूड हो गया, थोड़ा सा दर्द, थकावट हो सकती है। बाज़ लोगों में, जिन लोगों में सिर्फ
अपर की इन्वॉल्वमेंट होती है एलर्जी, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हम जिसे कहते हैं, यानी नोज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी, आइज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी और गले में दर्द हो गया। लेकिन कुछ लोग अस्थमा के मरीज़ होती है जिन्हें हम ज़ुबान में दमा भी कहते हैं और सांस का मसला हो जाता है। उन लोगों में सांस में मुश्किल हो सकती है, आवाज़ आ सकती है और खांसी हो सकती है। और जो उनकी खांसी होती है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, रात को या अर्ली मॉर्निंग अटैक होता है इनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोलन के जो उनसे लेवल्स उनसे मॉर्निंग में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी पीछे बैकग्राउंड में हिस्ट्री भी होगी कि हर साल उनको वेदर के साथ, मौसम जब चेंज होता है तो सीजनल वेरिएशन के साथ अटैक होते हैं। सही है। तो एक अहम चीज़ ये है, तो हमने तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। कोरोना के 4 फीचर्स हैं, फीवर, हाई ग्रेड बुखार होगा, लेथार्जिक जिस समय ऐसा होगा निडाल होना शुरू हो जाएगा, ड्राई कफ होगी लेट स्टेज में, और इसके साथ आपको सांस में मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, मुख्तसर वक्फा लेने हमने। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर फरहान अली की, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है कोरोना वायरस, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जी डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, कि क्योंकि ज़ाहिर बात है आहिस्ते से बाहर का मौसम आ रहा है और उसमें कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, कुछ लोगों को कॉमन फ्लू भी होता है और फिर कोरोना भी साथ मौजूद है। तो इन 3 बीमारियों में क्या फ़र्क है, इनकी अलामतों में क्या फ़र्क है? अगर आपको एलर्जी है तो आप ये मत समझें कि कोरोना है, यानी ये चीज़ मिक्स ना हो, पैनिक ना हो, लोग परेशान ना हो। इसी वजह से डॉक्टर साहब ने तीनों की अलामतों को वाज़ेह तौर पे क्लियर किया और बताया डॉक्टर साहब ने किस बीमारी में कौन सी अलामतें होती हैं। और डॉक्टर साहब अब हम इसी से मुतालिक और भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि 4 बेसिक जो है कोरोना में हमें चीज़ें देखने में मिलेंगी जो शायद दूसरों में इतनी तो वाज़ेह तौर पर ना नजर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ये भी सुनने को मिल रहा है कि जनाब लोग टेस्ट के लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स और वहाँ पर वो सिर्फ ये पूछते हैं कि जी अगर आपकी इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं है तो आपके टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी की ट्रैवल हिस्ट्री ना हो उसको भी हुआ हो? अब ये ज़रूरी है, जैसे कोरोना में ही हम बात कर रहे थे कि ये एक्सपोजर कैसा है। अब हमने 2 चीज़ें देखनी है, एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री और सेकंड नंबर पे आउटब्रेक्स, जिन लोगों जिस एरिया में आउटब्रेक्स हुआ, मतलब जहाँ पे बीमारी फैली है। अब ट्रैवलिंग में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कोई भी है तो उसमें एक्सपोजर बढ़ जाता है, लेकिन उसमें फिर आगे से 3 चीज़ें हम देखेंगे, एक उस पर्सन की ट्रैवलिंग है, सेकंड उसके रिलेटिव्स की ट्रैवलिंग है, या थर्ड नंबर पे उसके जो कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। जी, तीनों चीज़ें कॉन्टैक्ट, अगर वो लोग इन तीनों में इन्वॉल्व हैं, मतलब उसके रिलेटिव्स कहीं से ट्रैवलिंग करके आए या रिसेंटली या उसके सराउंडिंग्स में जहाँ से बहुत वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में, तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे इन 4 सिम्टम्स के साथ कि कोरोना हो सकता है। फिर उसको हम टेस्ट के लिए सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसको और कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, दूसरी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है जिसके साथ ऐसा हो, क्योंकि एक्सपोजर बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोरोना इस तरह नहीं होता, एक्सपोजर के साथ है इसका। सेकंड नंबर पे आउटब्रेक्स। अब जैसे आउटब्रेक्स में क्या होता है, आउटब्रेक्स में एक एरिया है, सपोज जैसे सिंध में है या कराची में या लाहौर में है, वहाँ पे कोई सराउंडिंग में कोई 3-4 लोगों को कोरोना हो गया उसी एरिया में या उसी मोहल्ले में हो गया, तो अगर इनका उस एरिया में बहुत क्लोज कांटेक्ट है तो हम सोचेंगे कि ये है। फिर वही बात आ जाए इसके रिलेटिव्स का, इसका अपना, इसके क्लोज लोगों का है, तो फिर इसको भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये जो वायरल केस है ना, मतलब कैरियर है जिसके अंदर वायरस डायग्नोज हो जाता है, वो जहाँ से गुजरता है और जिस एरिया में उसका मतलब स्टे हुआ है, आना जाना हुआ है, स्टे हुआ है, तो वो एरिया हाईली रिस्क पर होते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो सकती है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसी जगह है जैसे बहुत ज़्यादा पेरिफेरल एरिया या गाँव के एरिया जहाँ का दूर दूर से नहीं
कहीं कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री ही नहीं है, तो वहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि अब जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जा रही है और लोग आउटब्रेक्स की जो सी आउटब्रेक की कंडीशन होती जा रही है, तो अब ये ट्रेस करना, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्ट जो है वो कौन क्या टेस्ट कर रहे हैं आप लोग डायग्नोस करने के लिए इसको? अब जैसे हमें सस्पेक्टेड है, केस हो गया, केस को हमने सस्पेक्ट किया है, इसकी सिम्टम्स भी यही हैं, इसकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री भी है और इसका क्लोज कांटेक्ट भी है। ठीक है। तो फिर उसके लिए हम जिनसे ना स्वैब होता है, एक थ्रोट स्वैब, मतलब एक छोटा सा कॉटन का होता है, उसके ऊपर निडल के ऊपर वो स्टिक के ऊपर लगे होते हैं कॉटन, तो उससे हम जिनसे स्वैब लेते हैं गले के अंदर से, ठीक है, जैसे स्लाइवा आप कैसे सेक्रीशन कहते हैं, जो टॉन्सल्स होते हैं अंदर गले में, तो उसके ऊपर से, क्योंकि वहाँ पे वायरस जो से स्टे करता है, वो ले लेते हैं वहाँ से, एक उसको लेते हैं और सेकंड नोज से, नाक के अंदर से सिक्रीशन ली जाती है। ये दोनों ही एक खास ट्यूब होती है जिसे हम कल्चर की ट्यूब्स कहते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। क्योंकि जो कंबाइन दोनों जब हम स्टिक्स रखते हैं तो वायरल ग्रो करता है, फर्दर ग्रो करता है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके अलावा कुछ टेस्ट जो से सीरम में भी होते हैं, ब्लड में भी होते हैं, जिसमें हम PCR जो से स्टूल में भी होते हैं। सही है। तो उसके ऊपर, लेकिन आजकल हम थ्रोट स्वैब और नेजल स्वैब के टेस्ट को भेजते हैं, और उसको फिर एक इसका स्पेसिफिक मतलब तरीका होता है इसको ट्रांसफ़र करने का। मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जिसमें कोल्ड आइस पैक्स होते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। फिर जो स्पेसिफिक सेंटर्स हैं जैसे NIH हो गया, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल हो गया, तो वहाँ पे जाता है, उस पर फिर उसका टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है दिस इज़ COVID-19, ये कोरोना वायरस है या नहीं है। तो बहुत से केसेस सस्पेक्टेड भी होती हैं, उनमें अगर हिस्ट्री है तो उस पर, अगर नेगेटिव आ जाते हैं ओके, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं फिर उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। अच्छा। उस पेशेंट को जिसमें मसला है, ताकि वो डिजीज़ को आगे ट्रांसफ़र ना करे, क्योंकि इशू ये है कि ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती जाती है। उसके बाद इस पेशेंट्स का फर्दर टेस्ट किए जाते हैं PCR इसके ऊपर ही, कि इसको रिपीटेडली 3 डेज़ तक किया जाता है। फिर आगे से फिर अगर नेगेटिव हो जाता है तो फिर 24 आवर्स के बाद फिर इसको दोबारा चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है कि वायरल लोड खत्म हो गया, नेगेटिविटी कंटिन्यू, क्योंकि सम पेशेंट्स में अभी तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर रिलैप्स भी हो गया, मतलब दोबारा हो गया, जो नेगेटिव हुए थे फिर पॉजिटिव हो गए। तो ऐसी भी सिचुएशन कुछ केसेस आए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ लोगों में GIT के सिम्टम्स भी होते हैं, मतलब जिनमें सांस का मसला तो होता ही होता है, उसके साथ लूज मोशन, पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है कुछ केसेस में, लेकिन सब केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर ये फेफड़ों को ही इन्वॉल्व करता है, और फेफड़ों की जब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है तो ARDS हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसका मतलब होता है कि लंग के अंदर एडीमा सा हो जाए, पानी सा आ जाता है, और सांस पे इतनी मुश्किल होती है कि आर्टिफिशियल मशीन पे डालना पड़ जाता है, जिसे वेंटिलेटरी सपोर्ट कहा जाता है। अच्छा। तो ये जरासीम जब खून में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं, जिसमें लंग्स, किडनीज, गुर्दे और दिल के ऊपर जाके मायोकार्डाइटिस कर देते हैं। मायोकार्डाइटिस कंडीशन होती है जिसमें दिल भी सूज जाता है और डैमेज होना शुरू होता है, उसके फंक्शन डैमेज हो जाती है, और फिर उस स्टेज में जाके डेथ होती है। लेकिन ये वो स्टेजेस होती हैं जो सिर्फ 2% में, अगर 100 मरीज़ों को हुआ है तो उसमें से 2 मरीज़ ऐसी सिचुएशन में जाएंगे। लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है कि उन मरीज़ों में कोमार्बिड कंडीशन, जैसे इनमें डायबिटीज़ किसी में चल रही है, शुगर हाइपरटेंशन चल रही है, ब्लड प्रेशर का मसला है, दिल का मसला है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, जो कि थोड़े से ओल्ड एज के पेशेंट, एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनमें ज़्यादा मसला होता है। लेकिन अगर किसी यंग पेशेंट में अगर ऐसा होता है जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो ये वायरस वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है मोस्टली कंडीशन में, 98% लोगों में हुई और ठीक होती है, पता भी नहीं चलता। सही, मतलब गला ख़राब हुआ, खांसी हुई, इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, 5 से 6 दिन में मरीज़ रिकवर हो गया। लेकिन जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है उनमें डेथ्स ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों के पास ट्रीटमेंट प्लान तो है ना? आपने एक दफ़ा पहले भी, हफ्ता 2 हफ्ते पहले मैंने देखा था, आप डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को। तो ट्रीटमेंट प्लान है, बेसिकली आप लोगों को पता है कि जी ये कोरोना वायरस का पेशेंट जो आएगा हमने उसको इस तरह ट्रीट करना है। तो फिर डेथ का रेट इतना ज़्यादा क्यों है दुनिया में? यानी हमें पता है ट्रीटमेंट प्लान ये है, क्या दवाइयाँ असर नहीं कर रही?
असल में होता ये है कि वही बात आ जाती है कोमार्बिड। अच्छा, अगर अंडरलाइन इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग जो हैं हाँ, जो और उनमें मसला बीमारियों हो के रहा साथ ऑलरेडी, हैं, जिसमें इम्यूनिटी है ही नहीं है, ठीक है, जिनको कोई और बीमारी चल बूढ़े रही है, हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, जैसे बच्चे किसी को हैं, पहले ही सांस का मसला है, या अच्छा, दमे का मरीज़ है, ठीक या है, दिल का मसला है, जिसकी इम्यूनिटी दवाइयाँ खा करके वैसे ही कमज़ोर हुई है, अच्छा, या बीमारियों की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक तो है, वहाँ पे जब ये अटैक होता है तो वहाँ पे एग्रेसिव अटैक होता है, तो ठीक है, वहाँ पे वो कंट्रोल बॉडी नहीं कर पाती और ठीक फिर डैमेज हो जाता है और मरीज़ वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब पहले ही दिल जिसका कमज़ोर है, या हम्म, किडनीज पहले ही कमज़ोर है, अब फेफड़े भी कमज़ोर हो गए। अब फेफड़ों की इन्फेक्शन इतनी तेज़ हुई है कि पूरे जिस्म में जरासीम चले गए, उन्होंने कमज़ोर ऑर्गन्स को और डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस। अच्छा, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो ट्रीटमेंट स्टिल इन प्रोसेस है, मतलब जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही हैं, पेशेंट रिकवर होते जा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का एक प्लान आता जा रहा है, बट देयर इज़ नो कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट स्टिल नहीं हो, क्योंकि वायरल डिजीज़ कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट मोस्टली कंडीशन में होती ही नहीं है। क्योंकि अभी भी CDC जो इंटरनेशनल जो सी है ड्रग सेंटर है, डिजीज़ कंट्रोल सेंटर है, तो उसने जो सा है, जो अगर कोरोना वायरस सिर्फ गले को ख़राब करता है, गले में दर्द है, बुखार है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, तो उसके लिए एक मेडिसिन क्लोरोक्विन होती है, और सर प्लस उसके साथ एंटी वायरल एक स्टार्ट की है, वो 5 to 7 डेज देनी होती है। उसके बाद अगर फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसके साथ फिर मेथास्टेरॉइड्स प्लस कम्बिनेशन एंटी वायरल की कम्बिनेशन 14 डेज के लिए दी जा रही है। लेकिन वही बात है कि मेन इनका जो सा हमारा जो फोकस होता है कि स्पोर्टिव केयर की जाए, कि फ्लूइड्स दिए जाएं, इनको मेंटेन के हाइड्रेशन के लेवल को बेहतर किया जाए, ऑक्सीजन की इनकी सैचुरेशन को बेहतर किया जाए, और थर्ड नंबर पे जो सा है सेप्सिस को बचाने के लिए इनको मेंटेन किया जाए जिस तरह भी हम कर सकते हैं जो सा, और आइसोलेट किया जाए। तो ये मतलब चीज़ें थोड़ी सी एक है, लेकिन पैनिक वही बात है कि पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वही ये थोड़ी सी अवेयरनेस है कि अगर हम अवेयरनेस को फॉलो करें तो चीज़ें हैंडल करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ट्रांसफ़र ही होती है हाइजीनिक कंडीशन इंप्रूव ना होने की वजह से। अगर आपके हाथ धुले हुए हैं, वॉश करते हैं फ्रीक्वेंटली, और उन एरियाज़ में नहीं जाते, तो ज़रूरी नहीं आपको ये बीमारी लगे। और दूसरा एक पैनिक वो भी है कि हैंड सैनिटाइज़र हर बंदा जो है ना ढूंढता फिर है कि हैंड सैनिटाइज़र लेके रख लिए जाएं, और उसकी वजह से। और दूसरा हैंड सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल फ्री वो हैंड सैनिटाइज़र वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, जो अल्कोहल कंटेनिंग होती हैं दैट इफेक्टिव होते हैं। और दूसरा अगर नहीं भी हैंड सैनिटाइज़र हैं आपके पास, तो आप हाथ प्रॉपरली किसी भी साबुन से धो लें, 20 सेकंड्स तक उसको सही तरीके से वॉश किया जाए। मतलब इसको हैंड धोने के पहले सबसे वेट करें उसको, उसके बाद कोई भी सोप आपने अप्लाई किया है उसको अच्छी तरह हैंड को रब करें, अच्छी तरह आगे पीछे से, फिर इंट्रा डिजिट्स को इस तरह किया जाए, फिर बाहर से इस तरह किया जाए, फिर ये जो नेल्स है इनको करें, फिर इस साइड से नेल्स करें, फिर ये पामर सरफेस को किया जाए, फिर ये थंब, और फिर हैंड को वॉश उसको जो से कर दिया जाए। और दूसरा वॉश करने के बाद जिस टैप से किया है उसको टिश्यू से करें, क्योंकि आपने इनिशियली तो मतलब हाथ साफ नहीं थे उससे खोला था, और दूसरा उसको अच्छी तरह ड्राई करें, और फिर इसी तरह जब भी किसी चीज़ को सरफेस को टच करें कोशिश करें हैंड वॉश को। ट्रैवलिंग स्पेशली बाहर से कहीं से भी ट्रैवल करके आते हैं, गाड़ी में, बस में, तो वो जो से ख़तरनाक मतलब है, क्योंकि आपको एक्सपोजर कर। दूसरा करेंसी नोट को टच करने के बाद हैंड को ज़रूर वॉश करें। वो पता नहीं कहाँ से चल के आ रहा है, कहाँ से चल के आ रहा है। और दूसरे फैब्रिक्स जो से कपड़े, अगर बाहर के कपड़े हैं तो आप समझते हैं कहीं पे हॉस्पिटल गए हैं, बाहर कहीं पर गए हैं, तो आप कोशिश करें कि कपड़ों को आकर चेंज करके अपने बेड रूम में जाएं हो सकता है, क्योंकि फैब्रिक्स के ऊपर ये सर्वाइव करता है, 12 घंटे तक ये रहता है। तो इसको जो उनसे कपड़ों को अगर धूप में एक्सपोजर दे दिया जाए 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के 1 से 2 घंटे भी हो, तो इसकी वायरस की डेथ हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ों को हम फॉलो कर लें तो ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है, इतनी बहुत ज़्यादा मसले नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही आप लोग आइसोलेशन की बात करते हैं या क्वारंटाइन की बात होती है कि जी पेशेंट को आइसोलेट कर दिया गया क्वारंटाइन, तो लोग बड़े घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें हथकड़ी लगा दी जाएगी, हमें बांध दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर करें कि ये आइसोलेशन बेसिकली क्या है, किस तरह, क्योंकि अभी न्यूज़ आ रही थी कि जी एक फ़लाँ शख्स क्वेटा से जो है वो आइसोलेशन से भाग गया, और फिर वो लाहौर आया, लाहौर उसको पकड़ने की कोशिश की है, वहाँ से भी भाग गया। तो लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ये क्या आइसोलेशन का मतलब क्या है, कहीं हमें पकड़ तो नहीं लिया जाएगा।
आइसोलेशन का मतलब ये है कि जिन लोगों का एक्सपोजर हुआ है, डायरेक्टली एक्सपोजर जिन लोगों से हुआ, जैसे कोई फॉरेन ट्रिप से आया है और उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, मतलब फैमिली के मेंबर्स हैं या उसके जो भी कंटेक्ट में हैं, उनका एक्सपोजर डायरेक्टली एक्सपोजर हुआ है। पहली बात है कि उसको अगर डायग्नोज हो जाता है, फैमिली मतलब वो बाहर से जो ट्रैवलर आया है उसको डायग्नोज हो जाता है कोरोना। अब इसकी जो क्लोज कंटेक्ट में है, जो जहाँ से भी गुजरा है, जहाँ से ये रहा है, उनको क्वारंटाइन में रखने का मकसद ये है कि वो आगे स्प्रेड ना करे। क्योंकि जब ये कैरियर फार्म में होता है 14 डेज, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते और टेस्ट में भी कुछ नहीं आता, तो इसलिए वो जो स्टेज होती है ना, वही स्टेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है जिसमें दूसरों को बीमारियां लगने के चांसेस है। तो बेसिकली पर्पस ये है कि लोगों को ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को रोका जाए। क्वारंटाइन का मकसद ये है कि दूसरे लोगों को जो उनसे ना बीमारी ना मतलब उनको बचाया जाए। तो ओवरऑल भी अब देखिए इंटरनेशनल भी जो उनसे लॉकडाउन करने का मकसद यही है कि अगर एक शहर में ये एपिडेमिक हो गया है तो मतलब उनके बाहर जाने और अंदर जाने को इसीलिए रोक दिया गया है कि दूसरे एरिया को जो उनसे रोका जाए, ताकि 14 डेज में अगर पता चल जाए इनको सिम्टम्स नहीं आते, बुखार नहीं होता, खांसी, इट मीन्स ओके इनमें नहीं है जरासीम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवा मसलन अगर कोई ये ट्रीटमेंट प्लान लेके घर में अपने आप को आइसोलेट कर लेता है और वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, तो इज़ इट पॉसिबल? जी बिल्कुल। अभी तो NH जो बेसिकली यूके में तो एक जो से उन्होंने नोटिफाई किया है कि हॉस्पिटल्स के आप बार बार विजिट्स ना करें। अच्छा। अगर किसी भी पर्सन को बुखार ऐसा है कि ट्रैवलिंग की उसकी हिस्ट्री है कहीं पर और क्लोज कांटेक्ट है, तो अपने आप को 14 डेज तक घर में रखे। अच्छा। अगर उसको सर में दर्द है या बुखार हो रहा है या खांसी है या सांस में मुश्किल हो रही है 14 दिन के बाद, तो फिर जो सा है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग बार बार हॉस्पिटल में आने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे फर्दर एक्सपोजर लेके जाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि जितनी भी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, जितना आप ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे आपको पता नहीं, स्पेशली जितने भी हेल्थ केयर का एरिया है जहाँ पे भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे तो डिफरेंट टाइप्स की पेशेंट्स आ रहे हैं। और स्पेशली रिस्क पे तो जिसने पैरामेडिकल डॉक्टर्स और ये सारी उनसे ऑन द टॉप पर हैं, जो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इसे लिमिटेड करें, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होना या हॉस्पिटल में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि अक्सर आप देखा होगा कि बच्चे मतलब जो से घरों के मतलब पूरी फैमिली हॉस्पिटल्स के विजिट कर रही है और ज़रूरत भी नहीं है, मतलब हल्का सा फ्लू भी है, सर में दर्द भी है, तो वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो फिर कोई ना कोई इन्फेक्शन को कैरी करके लेके जाते हैं और फिर इसी तरह जो उनसे ट्रांसफ़र होती है बीमारी। एक घर में एक आ गया और एक से दूसरे को दूसरे। तो बेसिकली पर्पस भी है इतनी भी स्कूल्स को बंद करने का, मॉल्स को बंद करने का, सिनेमा, एक्सपोजर को रोका जाए, एक से दूसरे का कांटेक्ट को कम किया। डॉक्टर साहब शॉर्ट सा बताइएगा, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वो कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? अब एक ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंट्स का एक्सपोजर है कि वहाँ पे बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हैंडलिंग है कि हम लोग हैंडल करते हैं कि हम जो से हैंड वॉश रिपीटेडली, एक पेशेंट को देखा उसके बाद फिर हैंड वॉश किए, फिर ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसी तरह जो से है मास्क इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं? जी, ये गॉगल्स हैं, मास्क हैं। और एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड केस होता है उस पर हमें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं उसकी एग्जामिनेशन पे। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि एक वक्त में एक पेशेंट को रूम में बुलाया जाए एग्जामिनेशन पे, ताकि सराउंडिंग के जो डॉक्टर भी हैं और दूसरे पेशेंट्स भी हैं तो उनको उनसे बचाया जाए। लेकिन एक डिफ़िकल्ट ये है कि आप हैंडल मुश्किल से करते हैं, क्योंकि पेशेंट के जब फ्लो ज़्यादा होता है तो चीज़ें में हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा रही है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। और हम लोग जो है पूरी कौम आप लोगों को सलाम पेश करती है कि जो आप लोग ऐसी कंडीशन में अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, रिस्क पे हैं और बहुत से केसेस भी हमने सुने, लेकिन हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और अल्लाह ताला भी आप लोगों को इसका अजर देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ कोरोना वायरस के बारे में सारी तफसीलात जो आज अभी तक के लिए ज़रूरी थी आप लोगों के लिए वो दी। आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्दे और डॉक्टर फरहान अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।